जय श्री राम बच्चों। जेई और नीट की स्पेशल सीरीज में हम फिर से मिल रहे हैं अपनी नई क्लास के साथ। ये छठी क्लास है, 6th क्लास है इस सीरीज की। अब तक 5 क्लासेस आ चुकी है नील बोर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम नील बोर थ्योरी के ऊपर। इस आज से तुम्हारी स्पेशल डिमांड्स पर, जैसे मेरे पास बहुत बच्चों के व्हाट्सएप आए या बहुत बच्चों के ईमेल आए, इनबॉक्स पे कमेंट आए, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑर्गेनिक के अंदर एसिडिक और बेसिक मीडियम के ट्रेंड्स पूछने की बात कर रहे थे कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो ट्रेंड्स आते हैं कि कौन किससे ज्यादा एसिडिक है, कौन किससे ज्यादा बेसिक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की मांग कर रहे थे। तो हम उसी चीज को ध्यान रखते हुए हम अपने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ऑर्गेनिक के हम मेन क्वेश्चंस करेंगे। ऑर्गेनिक जेई और नीट में कितना बड़ा टॉपिक है, कितनी बड़ी चीज है, वो सबको पता है। बहुत बच्चे डर के हमारे टॉपिक ही छोड़ जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है। मगर मेरा यह दावा है कि अगर तुमने ढंग से पूरी सीरीज देखी हमारी, तो ऑर्गेनिक के जितने तुम क्वेश्चन कर सकते थे उससे ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और हम स्पेशली वही टॉपिक्स पकड़ेंगे जिन टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो मुझे भी नहीं पता कि बच्चों को ऑर्गेनिक से क्यों डर लगता है। ऑर्गेनिक से डर लगने की ना 2-3 मेन वजह हो सकती है, और वो उनमें जो सबसे मेन वजह है वो है हमारी वोकैबुलरी का कमजोर होना। सही सुना है तुमने, ऑर्गेनिक में वोकैबुलरी का कमजोर होना एक मेन वजह हो सकती है ऑर्गेनिक समझ में ना आने की। अब तुम सोच रहे होगे कि वोकैबुलरी ऑर्गेनिक में समझ में नहीं आया कुछ। तो भाई 2 चीजें ऐसी हैं जिनको हम गलत समझते हैं, उनको गलत समझते हैं तो हमें पूरी ऑर्गेनिक गलत समझ में आती है। हम ऑर्गेनिक को उस ढंग से देख ही नहीं पाते जिस ढंग से हमें देखना था। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ। ये कोशिश कितनी सफल होती है, कितनी सफल नहीं होती, वो तो तुम ही बताओगे। हमें पूरा वीडियो देखने के बाद एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कितना फायदा रहा इस वीडियो को देखने पर। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात समझो कि जब मैं अब ये ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं तो भाई तुम इस पूरी की पूरी क्लास को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं लोगे। अगर तुम्हें इस क्लास को एंटरटेनमेंट के रूप में लेना है कि हम YouTube पे कुछ देख रहे थे, साथ साथ क्लास चालू हो गई, चलो यार इसको भी देख लेते हैं, तो भाई कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। तुम अगर सच में पढ़ना चाहते हो, एक रियल कैंडिडेट हो जेई और नीट के, तभी तुम्हें देखना है। और उस क्लास को अटेंड करने के बहुत सिंपल से नियम है। अपने हाथ में कॉपी एक पेन लेके बैठो, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा काम आएंगी जब जेई और नीट के पेपर में एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से टिक गया तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। अभी 2 महीने जेई और नीट में कि हाँ जी सर, आपकी क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी और ये हमें वहां पे फायदे में आ गई। तो जो बच्चा एंटरटेनमेंट के लिए बैठा हुआ है वो जा सकता है, जो बच्चा रियल में पढ़ना चाहता है वो सुने। शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखना, नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारी तरफ से, सरस्वती की तरफ से, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ाई जाती है। सुनो बच्चों, सबसे मेन दिक्कत क्या है ऑर्गेनिक में? तुम्हें एसिडिक कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, बेसिक कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोई केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है, तुम्हें एक चीज अटक रही है। याद करके आराम से तसल्ली से सोच के बताओ कि अगर मैं ये क्लोरोमीथेन बनाता हूं, तो इसका मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? बच्चा कहता है बॉन्ड है जी, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो भैया देखो, मेन जो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दो चीजें हैं जिनको अपने दिमाग में सदैव के लिए बिठा लो। पहली बात, इलेक्ट्रॉन बिंदी और बॉन्ड डंडी नहीं होता। यह समझ में आते ही 50% ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी। हम कहते हैं ये अपना क्लोरीन था, और क्लोरीन पर ये क्या था, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। 10th क्लास में हमने, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा करते थे।
सही है, उस समय सही था। ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, बच्चा इसको सच मान के बैठ जाता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बच्चा इसी को सच मान के बैठ जाता है और यही बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखाने का तरीका है। हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, ऐसा होता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी डॉट नहीं होता। जिन्होंने 10-11वीं आराम से पढ़ी है उनको पता है इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक डॉट नहीं है जो कहीं पर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, वो हर जगह पर है। जहां पर ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है मैं उसको ऑर्बिटल कह रहा हूं और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कोई बिंदी नहीं है, इट्स अ क्लाउड। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए डॉट, इट्स अ क्लाउड। ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक्चुअल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बॉन्ड कोई डंडी नहीं है। ये जो बॉन्ड बना है ये कोई ऐसा कोई बॉन्ड, ऐसी कोई डंडा नहीं होता। कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोई डंडा नहीं खींच गया। अगर तुमने मान लिया कार्बन और क्लोरीन में कोई डंडा खींचा हुआ है, तुम खत्म हो भाई साहब। तुम्हें मैकेनिज्म कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएंगे, और तुम्हें पता है अगर मैकेनिज्म समझ में नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या है, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड अगर डंडी नहीं है तो क्या है? तो ध्यान से सुनो, मैं H2 के एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, वही सब में लगा लेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो मैंने बोला कि एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है जी। दूसरा न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का, उसके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा जी, अब H2 क्या है? इन दोनों का पास आना और इससे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मर्ज हो जाना, बस इस चीज को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज है। क्या होता है बॉन्ड में? बॉन्ड में सिर्फ इन दो के बीच में दो एलिमेंट, जो दो एटम जो मेरे पास है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, बस इतना, और कुछ नहीं, कोई डंडी बंडी नहीं। ये दो बातें अगर तुम्हें याद रह गई, ये दो बातें अगर तुमने समझ गई तो ऑर्गेनिक समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब। बस यही दो बातें याद रखो। क्या? इलेक्ट्रॉन इज अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं होता, और बॉन्ड एक लाइन, एक डंडी नहीं होता। बॉन्ड लाइन डायग्राम है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होती है बॉन्ड लाइन डायग्राम, वो एक्चुअल नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि बॉन्ड क्या है, देखो मैं अपने इंटरनल बच्चों को जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सरस्वती में पढ़ते हैं, उनको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेके बताता हूं हमेशा, तुम भी वो एग्जांपल समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास ये एक मोबाइल है, मेरे पास एक दूसरा मोबाइल यहां पर भी है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। मान लो मेरे पास एक ये मोबाइल है, मेरे पास एक दूसरा मोबाइल यहां पर है, ठीक। मैंने इस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, समझ में आता है हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? मैंने इस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, मैंने इस मोबाइल का भी हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। अब सोचो जब इस मोबाइल का मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूं तो इसका जो वाईफाई की रेंज है वो कहां होती है? कोई पर्टिकुलर जगह पे होती है या 360 डिग्री पे होती है? तुम कहोगे नहीं जी हर जगह पे होगी वाईफाई, तो वाईफाई की रेंज जो होगी वो हर जगह पे होगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डॉट पे नहीं, हर जगह पे होगी। पास में ज्यादा होगी, दूर कम कम होती जाएगी, मतलब पास में ज्यादा है क्लाउड, दूर दूर जा रहे कम कम हो रहा है, ठीक है। बस इतना, आगे देखो। अब ये एक मोबाइल था, इसमें क्या था, चारों तरफ वाईफाई की रेंज थी। ये भी एक मोबाइल था, इसमें भी क्या था, चारों तरफ वाईफाई की रेंज थी। अब मैंने क्या करा, दोनों के हॉटस्पॉट ऑन कर रखे थे, अब मैं इन दोनों को पास लेके आ गया। अब मैं जैसे इन दोनों को पास लेके आया, अब देखो क्या होगा, क्या इसके इस तरफ वाईफाई की रेंज कम होगी? नहीं। इसके इस तरफ वाईफाई की रेंज कम होगी? नहीं। इधर क्या हुआ कि पहले से 2 गुनी हो गई। इस स्पेस में क्या हुआ, पहले से 2 गुनी होगी, क्योंकि इसका वाईफाई की रेंज भी आ रही है और इसकी वाईफाई की रेंज भी आ रही है। तो हम इस स्पेस को कहेंगे भैया इनका बॉन्ड बन गया। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, ये तुम्हें बहुत बताया गया है, तुम्हें समझाया जाता था, मगर तुमने उस समझने को इस डंडे से मिटा दिया। तुमने ये पढ़ा हुआ है भाई, तुमने ऐसे ओवरलैप सुने हुए हैं 11वीं में, कि 11वीं के अंदर ऐसे ओवरलैप सुने हुए हैं, तुमने प्रोबेबिलिटी सुनी हुई है हर जगह पर। भाई उस चीज को याद रखो, वो चीज नहीं भूलनी है, ठीक है भाई। मैंने अभी सिर्फ तुम्हें 2 चीजें बताई है। देखो मैं एक बात बता दूं, ये क्लास, आज की क्लास
थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एक बात, इसमें बहुत तगड़े कंसेप्ट आएंगे। आखिरी में मैं 2-4 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, इसलिए जो मैं बार बार कहता हूं उसको ध्यान समझने की कोशिश करना। क्या कि भैया पूरा देखो, बार बार देखो, जब बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक है, लड्डू नहीं है कि कोई भी खा ले। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक में 2 चीजें बताई हैं, अपने दिमाग के जाले झाड़ लो, 2 चीजें पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिंदी नहीं है, बॉन्ड डंडी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, और बॉन्ड क्या है? जब 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने पढ़ा हुआ है, 11वीं में तुमने पढ़ा था क्या, बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा था कि जी किसी किसी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा हुआ है। लेकिन तुमने 11वीं में आके एक चीज पढ़ी थी, किसी किसी के बीच में 2.5 बॉन्ड होता है, 1.5 बॉन्ड होता है, 1.5 बॉन्ड होता है, आधा बॉन्ड होता है। कैसे हो सकता है आधा बॉन्ड? अब मान लो मैं तुम्हारा कंसेप्ट लेके चलूं कि बॉन्ड और बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है वो एक डंडी होती है, तो मैं आधे बॉन्ड को क्या बोलूंगा? आधी डंडी? नहीं ना। क्या होता है आधा बॉन्ड? आधा बॉन्ड और कुछ नहीं है, आधा बॉन्ड सिर्फ यही होगा कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे बढ़ गए, फिर किसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो गया। तो जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जहां पर थी, उससे हाफ डेंसिटी हो जाना हाफ बॉन्ड कहलाया जाता है, उससे डबल डेंसिटी हो जाना डबल बॉन्ड कहलाया जाता है, और कुछ नहीं है। इस कंसेप्ट के साथ अगर तुम्हें यह कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं आगे चल रहा हूं। नहीं समझ में है, चलो भाई, अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। और दूसरा कंसेप्ट जो तुम्हें हमेशा परेशान करेगा ऑर्गेनिक के अंदर, जो तुमने बहुत सुना हुआ है, बहुत सुना हुआ है, बस आज तक शायद कभी उस तरह से ना सोच पाए हो जैसे मैं सच कह रहा हूं कि भैया इसको ऐसे सोचो, ऐसे समझो। और अगर तुमने ऐसे सोचा, ऐसे समझा, तो ऑर्गेनिक इतनी आसान हो जाएगी कि भैया तुम्हें फिर वो रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैकेनिज्म आराम समझ में आ जाएंगे। और बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये सुनने के बाद आधे से ज़्यादा बालक कहते हैं अरे ये तो मुझे आता है, वीडियो बंद कर आगे चलते हैं। भैया सुन लो, शायद 5 मिनट बाद विचार बदल जाए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो बच्चे के पास बहुत सारे तर्क होते हैं। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो हेड ऑन ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड वो होता है जो साइड वे ओवरलैप करता है, ये सुना हुआ है सबने। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो हेड ऑन ओवरलैप करता है, एस और एस में बनता है, एस और पी में बनता है, पी और पी में बनता है। और पाई बॉन्ड वो होता है जो लेटरल ओवरलैप करता है, पी और पी में हो सकता है, पी और डी में हो सकता है, डी और डी में हो सकता है। और सिग्मा बॉन्ड पहले बनते हैं, पाई बॉन्ड बाद में बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड वीक, ब्ला ब्ला ब्ला। बच्चे को बहुत सारी बातें आती है, मैं तुम्हें वो वाली बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ भैया, पूरी ऑर्गेनिक में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे समझना है, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे समझना है। पूरी ऑर्गेनिक में सिग्मा और पाई बॉन्ड को सिर्फ तुम्हें एक बात मानी चलनी है, जो मेन बात है। सिग्मा बॉन्ड वो है जो मॉलिक्यूलर प्लेन पे होगा, और पाई बॉन्ड वो है जो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस तरह से मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं उस तरह से तुम सोचो। अगर मान लो भगवान तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता है और तुम इलेक्ट्रॉन देख पाते हो, एटम देख पाते हो, तो क्या किसी एटम के ऊपर लिखा होगा कार्बन है ये, उसका आईडी कार्ड लटक रहा होगा? नहीं। तो कैसे पता लगेगा ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है? कैसे पता लगेगा? ऑब्वियस उसके इलेक्ट्रॉन गिन के, उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन गिन के, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन से पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कार्बन होगा, ठीक है। तुम कैसे पता लगाओगे कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन गया? अगर मान लो तुम देख पाते हो तो कैसे पता लगेगा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है? तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले मतलब दो जगह के, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, तुम कहोगे इसमें बॉन्ड बन गया, ठीक है। आप सोच के बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे पता लगाओगे? क्या होगा सिग्मा बॉन्ड? कैसा दिखाई दे रहा होगा सिग्मा बॉन्ड? कैसा दिखाई दे रहा होगा पाई बॉन्ड? कैसा प्रतीत हो रहा होगा सिग्मा बॉन्ड? कैसा है, क्या दिख रहा होगा सिग्मा बॉन्ड में? तो भाई वही मैं सोचो जो मैं तुम्हें
बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पहले बना बाद में बना, उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक को समझे तो बस एक बात ध्यान रखो कि मान लो अगर मैं कंपाउंड देख रहा हूं, मान लो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, मैं कंपाउंड देखने की बात कर रहा हूं, और मुझे अगर कंपाउंड दिखना शुरू हो जाता है तो जो उस मॉलिक्यूल के प्लेन पर हुआ वो सिग्मा बॉन्ड है, उसमें इंक्लूड होने वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और जो उस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चल रहा है वो क्या है, वो पाई बॉन्ड है, और उसमें इन्वॉल्व होने वाले पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर से सुनो, जो उस, जैसे मान लो ये कार्बन, ये क्लोरीन, जो उस क्लाउड, जो क्लाउड इस मॉलिक्यूलर प्लेन के मॉलिक्यूलर प्लेन पर चल रहा है, जो क्लाउड यहां पर ज्यादा आ रहा है, इस जगह पर ज्यादा है, मॉलिक्यूलर प्लेन पर ही है, तो हम कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। और जो क्लाउड उस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलरली ज्यादा है, जैसे कार्बन 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 और क्लोरीन जो भी कुछ है, उसके अगर परपेंडिकुलर अगर ज्यादा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वही पाई बॉन्ड कहलाया जाएगा, उसी में इंक्लूड होने वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाया जाएगा। इन दो बातों को ढंग से समझ लो, ऑर्गेनिक समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहली, इलेक्ट्रॉन बिंदी नहीं है, बॉन्ड डंडी नहीं है। दूसरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर प्लेन पर है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है वो पाई बॉन्ड है। मैं आगे पूरी ऑर्गेनिक इन्हीं दो बात पे चलाऊंगा। ये दो बात क्लियर है, तुम्हें मैं सारे मैकेनिज्म इस पे क्लियर करा दूंगा। ये अगर तुम्हें बात क्लियर है, मैं तुम्हारे सारे रिएक्शन इसी बात पे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब जरा जैसे मैंने जो बताने की कोशिश करी है उसको जरा एक एग्जांपल में यूज करा के दिखा देता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, हम सबने एक बात पढ़ी हुई है, उसको मैं थोड़ा अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन है। हम सबको पता है क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, ये तो वो हो गया जो तुमने सुना हुआ है। अब मैं जो सोचने को कह रहा हूं, उसको सोचो, जो तुम्हें विजुअल्स लेने हैं उसको समझो। मैं कह रहा हूं कि भैया कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, इनके बीच में यहां पे तुम्हें सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूलर प्लेन पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन और क्लोरीन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मगर वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो गया, डंडी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसकी तरफ को ज्यादा दिख रहा है और इसकी तरफ को कम दिख रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां ज्यादा दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है। इस चीज को तुमने अपनी भाषा में इंडक्टिव इफेक्ट बोला हुआ है, मैं भी इसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलूंगा। बस अभी तक अगर तुम मान के चल रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, बॉन्ड का खींचना, तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट मान लो क्या, कि तुम्हें पता होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड खींचता है। तो मैं कह रहा हूं बस इसको इतना मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, मॉलिक्यूलर प्लेन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मगर वो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कम की तरफ कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कार्बन की तरफ कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और क्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अगर मैं विजुअल लेता हूं तो मेरे लिए यह है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऐसे पढ़ने की कोशिश करता हूं कि तुम कहते हो, अगर तुमने शायद सुना हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करते थे कि अब देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल मुझे आता नहीं है, बहुत सुंदर एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना। हम सबको पता है कार्बोनाइल ग्रुप है, इट में बी एल्डिहाइड, इट में बी कीटोन, इट में बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप बनाया मैंने, ये सिंगल बॉन्ड है, तुम्हारी भाषा में सिग्मा बॉन्ड है, मेरी भाषा में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सबको पता है। बस आज के बाद तुमने कैसे सोचना है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन पे है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, डंडी नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक मॉलिक्यूलर प्लेन पर है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, अब जब तुमने देखा, जब तुम इसको देखोगे, इस कंपाउंड को देखोगे, इसमें तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा होगा,
ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा होगा। कौन सा, ये वाला, दोनों जा रहे होंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बाजू में कह रहा हूं। मान लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ जा रहा है, किताब नहीं, विजुअल्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ जा रहा है। मैं इसको बोल दूंगा ये तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया जी। और जब पाई क्लाउड मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन के जो परपेंडिकुलर था वो जब इसकी तरफ जाएगा तो मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया जी। अब तुम इसको विजुअल्स लेके देखो, इसको ध्यान से सोचो कि अगर मैं इस कंपाउंड को देखने की समझने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाई देगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दिखा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। तो मैं कैसे बोलूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है? सिर्फ ये देख के कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन से आ रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। यहां पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, तो शायद तुम सब इस बात को रियलाइज करो कि यार हमारा ना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है साइंस का। अब तुम कहोगे कि यार ये तो टीचर्स की फितरत होती है, बच्चों की फितरत होती है एजुकेशन सिस्टम को गाली देना। शायद मैं अपनी बात को सही कह पाऊं। ध्यान सुनो, एक साइंटिस्ट की नजर से सोचो। साइंटिस्ट का नाम था इनगोल्ड। साइंटिस्ट का नाम था इनगोल्ड। इनगोल्ड साइंटिस्ट ने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कवर करा था। अब खुद सोचो उसने क्या सोचा होगा, उसने पहले क्या देखा होगा, उसके सपने में क्या पहले भोले बाबा ने आके बोला होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो अगले दिन उसने इंडक्टिव इफेक्ट की बातें सोचनी शुरू करी होंगी? नहीं, उसने पहले इंडक्टिव इफेक्ट को कहीं पर मतलब किसी जगह पर कोई इफेक्ट को उसने अप्लाई होते देखा होगा। उसने देखा होगा यार क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है, फिर उसने देखा होगा कौन सा जा रहा है, अरे ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फिर उसने उसके बारे में सोचा होगा, बाद में उसको टर्म दी होगी कि यार इसको मैं ना आज के बाद इंडक्टिव इफेक्ट कहता हूं। हम कैसे पढ़ते हैं? हम सबसे पहले टर्म पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चा कहता है क्या होता है जी? मूवमेंट होता है सिग्मा का। फिर हम पढ़ते हैं कब होता है, फिर हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर, सबसे पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा, हम वो सबसे लास्ट में पढ़ रहे होते हैं। मेन चीज पहले क्या है? मेन चीज साइंटिस्ट ने क्या देखा था? पहले वो देखा था वो अप्लाई हो रहा था। यही हमारे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम चाहते हैं कि हम साइंटिस्ट के अप्रोच की तरफ लेके चले तो हमें साइंटिस्ट के तरीके से ही चलना पड़ेगा। हमें पहले चीजों में होता क्या है, कहां होता है, कैसे होता है वो देखना है, उसके बाद हमें पता होता है अच्छा इस चीज का नाम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। हमें आज के बाद ये नहीं बोलना इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ज्यादा अच्छा रहेगा तुम इसको ऐसे सीखो कि जहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही हो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जहां मॉलिक्यूलर प्लेन वाले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही हो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जहां मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर वालों की मूवमेंट हो रही हो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसा बोलोगे, ऐसा कुछ करोगे तो देखो फिलहाल तो तुम्हें लगेगा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट में बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम जिस चीज के लिए मेनली मिले हैं कि भाई हमने एसिडिक और बेसिक करैक्टर समझना है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक ही बात बताऊंगा, तुम इन दो चीजों को यूज करेंगे और मैं एसिडिक और बेसिक करैक्टर के लिए एक बेसिक चीज तुम्हें, एक मूलभूत चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उससे तुम्हें फिर आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प आएगी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों को एसिडिक और बेसिक करैक्टर के न्यूमेरिकल कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं। पिछले 20 साल में मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो एक ही बात है कि अगर बालक ये समझ जाए कि एसिड, अच्छा एसिड, बेस या अच्छा बेस क्या है, किस टर्म को मैं कहूँ अच्छा एसिड है, अच्छा बेस या एसिड बेस में कहूँ किसको, तो उसको आगे शायद दिक्कत होगी नहीं। मतलब सिंपल सी भाषा में जो हमारा हमेशा से प्राइम मोटिव रहा है कि क्या सोचना है, ये नहीं पढ़ाना बच्चे को, ये पढ़ाना है कि बेटा सोचना कैसे है, क्यों सोचना है, उसके बाद फिर वो क्या सोचने अपने आप सीख जाएगा। इस बात को जरा समझने की कोशिश करो जो मैं तुम्हें एसिड और बेस के बारे में समझा रहा हूं। देखो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इस बात को हम फिर आगे यूज करेंगे। तुमसे मैं पूछता हूं कि
इथेनोइक एसिड और क्लोरोइथेनोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो तुम्हें सोचना कैसे है? तो सबसे पहले तुम्हें सोचना यार एसिडिक होता कौन है? एसिड वो होता है जो H+ छोड़ दे, ठीक है। तो H+ कौन छोड़ेगा जी? जो H+ छोड़ने के बावजूद भी स्टेबल फील करता हो, जिसके दिमाग में ये बात बैठी उसको काम कर। फिर से सुनो, हमें ये बताना इनमें से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, हमें ये नहीं बताना इनमें से एसिड कौन है। फिर तो हम कहेंगे जो H+ छोड़ देगा वो एसिड है जी, जो नहीं छोड़ेगा वो एसिड नहीं है। हमें बताना इनमें से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया दोनों ही एसिड हैं, बस ये बताना ज्यादा अच्छा कौन है, ठीक है जी। तो ज्यादा अच्छा की संज्ञा क्या है? तो पहले सोचो एसिड की संज्ञा क्या है। एसिड वो जो H+ छोड़ दे। तो ज्यादा अच्छा कौन? जो ज्यादा H+ छोड़ दे। तो ज्यादा H+ कौन छोड़ पाएगा? बस यहां पर अटक जाओ, यहीं पर अटक जाओ। ज्यादा H+ कौन छोड़ पाएगा? ज्यादा H+ वो छोड़ पाएगा जो H+ छोड़ने के बावजूद ज्यादा स्टेबल फील करता हो। H+ छोड़ दे उसके बावजूद भी ज्यादा स्टेबल करता हो। बेहतरीन उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें इस चीज का, बेहतरीन, सुनो ध्यान से। मैं मंदिर के सामने से निकला, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला बाबूजी खाना खिला दो। तो भाई मेरी जितनी औकात है मैंने उस हिसाब से 150 रुपये उनको दे दिए, ठीक है जी। क्यों 1000 रुपये क्यों नहीं दिए? क्योंकि 1000 रुपये देने के बाद ना मैं खुद स्टेबल फील नहीं करूंगा, मेरे को खुद उनके साथ बैठना पड़ जाएगा अगले दिन। मेरे को 150 रुपये देके मैं कहता हूँ कि हाँ 150 रुपये दे दो, मेरी फैमिली तब भी स्टेबल है, मैं 150 रुपये दे देता हूँ। अगर मेरी जगह अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा उद्योगपति, अंबानी, टाटा, बिरला टाइप का बंदा कोई वहां से निकलता और वो उसको कहते कि भैया कुछ खाना खिला दो, तो वो क्या 150 रुपये देता? वो तो लाख 2 लाख करोड़ रुपए निकाल के दे देता ना। क्यों? क्योंकि वो लाख 2 लाख रुपए देने के बावजूद भी स्टेबल फील करते हैं, और मैं लाख 2 लाख रुपए देने के बाद स्टेबल फील नहीं करता। तो उसी प्रकार से क्या कि कौन ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी स्टेबल फील करता है वही ज्यादा पैसे दे सकता है। उसी प्रकार से जो ज्यादा H+ देने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल फील करता हो वही H देगा, वही एसिड है। पहले कंसेप्ट। आगे सुनो, अब बात वही आती है क्या? अगर मुझे ये बोला गया कि दोनों के दोनों ये इनमें से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, तो हमने बोला भाई एसिड तो दोनों ही है। तो सुनो ध्यान से, अब ये बताओ एसिड दोनों ज्यादा क्यों है? एसिड दोनों ही क्यों है? क्योंकि यार दोनों में ना जो H है, इस H को ना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जी कोई बात नहीं। तो जब H+ खींच लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये H+ निकल जाएगा तो ये बचेगा। ऐसे ही जब ये H+ निकल जाएगा, दोनों एसिड का H+ तो निकलेगा दोनों से, तो ये बचेगा, ठीक है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वो अच्छा एसिड होगा। जैसे मैंने बताया कि जो 1000-2000 रुपए देने के बाद भी ज्यादा अच्छा स्टेबल फील कर सके वो ज्यादा पैसे दे देगा। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं जो H+ देने के बावजूद भी जो ये बचा, इसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, जो जिसका ये स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब इनमें से ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जी ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके ऊपर चार्ज तो हो लेकिन फील ना हो। बहुत ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर चार्ज तो हो लेकिन फील ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी गोल्डन स्टेटमेंट दे चुका हूं, जैसे मैंने बताया सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। एक बात और सुन लो, बहुत बढ़िया बात, क्या कि भैया चोर कौन होता है? बड़ा फेमस एग्जांपल है, हम अपने 20 साल से अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। चोर कौन होता है? तो लोग कहते हैं जो चोरी करते हैं वो चोर होता है। नहीं, आज के ज़माने में चोर वो होता है जो चोरी करते पकड़ा जाता है। चोर तो सारे ही हैं, सबने कुछ ना कुछ चुरा रखा है, सबने कुछ ना कुछ चुरा रखा है। तो चोर तो भैया सारे ही हैं, लेकिन फिर भी चोर कौन कहलाया जाता है? जो चोरी करते पकड़ा जाए। जो चोरी करते पकड़ा जाए वो चोर है। तो स्टेबल कौन है? जिसके ऊपर चार्ज हो। नहीं जी, चार्ज तो दोनों पे है। जिस चार्ज हो तो चार्ज तो दोनों पे है। जो अपने चार्ज को छुपा लेगा वो स्टेबल है।
जो अपना चार्ज नहीं छुपा पाएगा वो अनस्टेबल है। जो अपनी चोरी को छुपा जाएगा वो ईमानदार है। जो चोरी को अपनी छुपा नहीं पाएगा भैया वो क्या है, वो चोर है। अब तुमसे कोई पूछे तुमसे कि भैया क्लास में नकल कौन मारता है पेपर में, सारे मारते हैं, जिसका मौका मिल जाए वो ही मारता है, लेकिन पकड़ने वाला जो पकड़ा जाए वो नकलची है। वही बात है, चार्ज दोनों पे है, बस चार्ज दिखना नहीं चाहिए। चोरी करो पकड़े मत जाओ, नकल मारो पकड़े मत जाओ, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यही है कि भैया यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी खींचेगा इससे, फिर ये अपना इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इससे क्या होगा, चार्ज दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें चार्ज दिखता रहेगा। तो स्टेबल कौन, जिसमें चार्ज छुप जाए या जिसमें चार्ज दिखे, जिस स्टेबल वो है जिसमें चार्ज छुप जाए। अब नेगेटिव चार्ज यहां पे छुप गया था, ये ज्यादा स्टेबल है। अब जो ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। जब ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो ये H+ आराम से छोड़ देगा। अब हमारे क्लोरो इथेनोइक एसिड को पता है कि अगर मैंने H+ छोड़ भी दिया तो भी मेरा जो आयन बनेगा वो स्टेबल है, मैं उसको संभाल लूंगा। तो भैया वो अपना H+ छोड़ देगा। लेकिन इसको पता है मैंने अगर H+ छोड़ दिया तो मैं जो बनने वाला हूं वो स्टेबल नहीं हूं, तो वो H+ नहीं छोड़ेगा उतनी जल्दी। तो इस कंसेप्ट को इसी तरीके से चला के चलेंगे। जब भी कोई पूछे कि बताओ ये कौन अच्छा एसिड है कौन अच्छा बेस है, तुम्हें एक ही कंसेप्ट पे चलना है, क्या कि एसिड या बेस वो अच्छा होगा जिसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल हो। और कॉन्जुगेट आयन किसका स्टेबल होता है, जिसपे चार्ज दिखना बंद हो जाए। जिसपे चार्ज दिखना बंद हो जाए वही कॉन्जुगेट आयन हुआ करता है। तो भाई साहब एक बारी मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। मैंने तुम्हें बताया है क्या, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एसिड कौन सा अच्छा या बेस कौन सा अच्छा, दोनों के लिए कंसेप्ट बताया कि तुमने क्या करना है, ये देखना है कि किसका कॉन्जुगेट आयन ज़्यादा स्टेबल है, किसका कॉन्जुगेट आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मैं इस जो हमने ये पढ़ा है इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, पूरी सीरीज है हमारे पास। तुम क्या करो, सिर्फ अगर अब तक नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें पता ही होगा हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रात को 9 बजे हमारी इस सीरीज की वीडियो आती है। अगली वीडियो के अंदर मैं इस चीज टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सारे जेईई, नीट और एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा कि सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तुमने सुना होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे, अपने कंसेप्ट के अपने हिसाब से बताएंगे उसको। तुम जब तक इस वीडियो को आराम से देखो, बार बार देख लो, पूरा देख लो। जब बार बार देखो, पूरा देखो और साथ साथ नोट्स बना लो, साथ साथ नोट्स बना लो। ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे डालिए तो एंटरटेनमेंट के लिए, भैया अपना साथ साथ नोट्स बना लो। अगर पूरा नोट्स मेकिंग करते रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ओके, जय श्री राम।